हेडिंग डालो, क्यू वैल्यू फॉर बीटा डिके, क्यू वैल्यू फॉर बीटा डिके। ठीक है, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे रिएक्शन ऑफ बीटा माइनस डिके। तो बीटा डिके में तीन चीजें हम पढ़ते थे, एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक पॉजिट्रॉन का निकलना और दूसरा के कैप्चर। ये तीन चीजें हमें पढ़नी थी। तो बीटा नेगेटिव डिके की रिएक्शन क्या होती है? तो जैसे कोई एलिमेंट है ZX से, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज -1, तो ये कितना हो जाएगा? तो चार्ज कंजर्वेशन से Z+1 एंड दिस इज A। और मैंने बताया था कि मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए यहां पे एक और पार्टिकल भी एग्जिट होता है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, इन जनरल we take atomic mass as nuclear mass because mass of electron is negligible. In general we take atomic mass as nuclear mass because mass of electron is negligible, but in beta decay electron is one of the products of beta decay, but in beta decay electron is one of the products of beta decay. So we cannot ignore the masses. Of electrons in X and Y. In X and Y electron clouds. Full stop. X and Y electron clouds, full stop. So mass of electrons needs to be subtracted from atomic mass, to get the nuclear mass. Needs to be subtracted from atomic mass to get the nuclear mass. ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के लिए जब मैं मास डिफेक्ट लिखूंगा तो एटॉमिक मास ऑफ X में माइनस करूंगा इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पे? चार्ज नंबर इनटू सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। अब हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं, तो यहां पे एटॉमिक मास ऑफ Y माइनस चार्ज नंबर Z+1 इंटू Me। ठीक, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास लिखो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व होके क्या आएगा? कुछ चीजें कैंसिल होंगी ना। फाइनली क्या आ रहा है सॉल्व होके? अच्छा, अब तुम ये भी पूछ सकते इसका मास क्यों नहीं कंसिडर किया?
तो ये न्यूट्रिनो, फोटॉन, इन सब का रेस्ट मास क्या होता है? 0। तो इसलिए इनका मास रिएक्शन में कंसिडर हम नहीं करते। ठीक है, तो कितना आएगा ये सॉल्व होके? -ZME और यहां से आएगा -My और ये नेगेटिव -ZME और -Me, तो Me कैंसिल और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा तो ZME भी कैंसिल। अरे ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है? केवल mx my फॉर मास डिफेक्ट। अब यहां से Q वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो Q वैल्यू रिएक्शन की होती है mx my और ये होना चाहिए EMU में। अगर ये AMU में है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपको पूरी रिएक्शन की Q वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ये ध्यान रखना, मासेस का ये जो डिफरेंस है ये AMU में होना चाहिए, तभी 931.5 से मल्टीप्लाई करने पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में Q वैल्यू आएगी। लिख लो, कोई दिक्कत इसमें? क्या हुआ तनिष्क, कुछ सोच रहा है? बता रहा हूं, एक में नहीं आया, ऐसा थोड़ी सब में नहीं आएगा। नहीं आया, लेकिन प्रोसेस में तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया ना। अब वो नहीं आया, वो ठीक है, बात की बात है। अब बीटा पॉजिटिव में देख लेते हैं, देखते हैं उसमें आता है कि नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, Q वैल्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके, यानी पॉजिट्रॉन निकलने में। इसमें देखते हैं Q वैल्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। ये नोट कर लिया, हटा दूं? अच्छा, ये मासेस अगर केजी में दिए होते तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं? तो c² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए डिवाइड कर लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 से। क्लियर? हेडिंग डाल दी, Q वैल्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। लिखेंगे, रिएक्शन फॉर बीटा पॉजिटिव डिके इज ZXA, ये जाएगा Y में, और पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो इसके साथ निकलेगा न्यूट्रिनो, और यहां क्या हो जाएगा? तो ये +1 निकला है, मींस ये Z-1 और ये A। लिखो, कोई दिक्कत? अब निकाल लेते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हम कैसे निकाल रहे थे? तो एटॉमिक मास x का, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर रहे थे, तब किसका मास निकल रहा था? न्यूक्लियस का। और हमें न्यूक्लियस का मास ही चाहिए होता है क्योंकि प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना है ये। तो चार्ज नंबर Z है, एक इलेक्ट्रॉन का मास Me है, तो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दिया इसके एटॉमिक मास में से, तो ये हो गया न्यूक्लियर मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं प्रोडक्ट के लिए यही काम कर रहा हूं, तो My माइनस चार्ज नंबर क्या है? Z-1 और एक इलेक्ट्रॉन पे मास Me, तो ये तो हो गया Y के लिए। फिर प्लस पॉजिट्रॉन का मास भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा? mx माइनस ZME माइनस, इसको पहले यहां निपटा लेते हैं जो निपटे, तो माइनस ZME प्लस Me, और इधर एक और प्लस Me, तो ये Me हो जाएंगे 2Me, ZME कट जाएगा, mx माइनस ZME माइनस My प्लस ZME
माइनस 2me। जेड एम ई गया, तो अपने पास इस बार मास डिफेक्ट कितना आ रहा है, mx माइनस my माइनस 2me। चेंज आया ना इस बार, क्यों? इस बार चेंज आया। तो यहां से Q वैल्यू या एनर्जी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन लिख रहे हैं हम। ये होगा मास डिफेक्ट, या मास डिफेक्ट को ऐसे लिखते हैं ताकि याद हो, mx माइनस my माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर, या mx माइनस my माइनस 2me इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये वाली वैल्यू किस में है, इन AMU। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लिया यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग डालो, Q वैल्यू फॉर K कैप्चर। Q वैल्यू फॉर K कैप्चर। लिखेंगे रिएक्शन फॉर K कैप्चर इज, रिएक्शन फॉर K कैप्चर इज क्या होती है, ZX से इस रिएक्शन में न्यूक्लियस का K शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो K शेल के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके न्यूक्लियस के अंदर ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन K शेल का, ठीक, और बनेगा Y और निकलेगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो निकलता है कि एंटी न्यूट्रिनो? Z-1 और ये A, मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा। K कैप्चर में लिखा है पहले ये, पक्का? मुझे लग रहा है न्यूट्रिनो था। ये याद रखने वाली चीज है, देख लेना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें क्या निकलेगा, है ना। मेन जो काम का है हमारा Q वैल्यू है, उसको निकालते हैं, और उसका न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन सब के रेस्ट मास 0 होते हैं। ठीक है, अब इसकी Q वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में अपने पास क्या है, मास ऑफ एटम X, इसमें से माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ZME है, इसमें ऐड कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ इधर ही है ना, तो अंदर रिएक्टेंट साइड ही तो हो गया ना ये। और K कैप्चर में इसको बीटा डिके जैसा बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीटा पॉजिटिव डिके में क्या बन रहा था, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, और यहां पे भी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन के साथ कंबाइंड करके एक न्यूट्रॉन देगा, तो रिएक्शन उसके जैसी होती है, इसलिए इसे बीटा डिके की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो भाई रिएक्टेंट साइड में ही तो होगा ये, क्यों प्रदीप? हाँ अच्छा, प्रदीप वो है, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला।
तो सच है, एटम तो वही है, के शेल का इलेक्ट्रॉन भी उसी से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। न्यूक्लियस के मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का रोल है। रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियस का मास निकल आए। और न्यूक्लियस का मास पर यार रिएक्शन के हिसाब से मास डिफेक्ट तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होना चाहिए, और ऐसे तो बाकी सब में तो चलो पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे, यहाँ उसी में से कोई पार्टिकल आके नीचे गिर गया है। उसका क्या रीज़न दे सकते हैं? मैं सोच के बताता हूँ, तब तक लिखो। फिलहाल इसको काउंट करेंगे क्योंकि रिएक्शन जो है के कैप्चर की, उसमें रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस करेंगे तभी मास का डिफेक्ट पता चलेगा। ठीक है, मैं इसके लिए सोच रहा हूँ क्या रीज़न हो सकता है, बता रहा हूँ फिर। दूसरा, प्रोडक्ट का मास ये कितना लिखेंगे? तो एटम Y का माइनस Z-1, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस, और कुछ छूट रहा है? नहीं। अब इसको सॉल्व करो तो mx माइनस ZMe प्लस Me माइनस My, और ये हो जाएगा माइनस ZMe, तो ये हो जाएगा प्लस ZMe, और ये प्लस होगा तो माइनस Me। इलेक्ट्रॉन का मास भी कट गया। हाँ, ये चीज़ फिर तो ये उसी के जैसा आ जा रहा है, क्यों? हाँ, बीटा नेगेटिव डीके जैसा। इसमें खैर आ रहा है तो आने दो, लेकिन वो रीज़न सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई सेम का ही है तो न्यूक्लियस का मास चाहिए था, तो आप इलेक्ट्रॉन को 2-2 बार क्यों ले रहे हैं? वैसे 2 बार कहाँ ले रहा हूँ? तो भाई मैं Z के न्यूक्लियस का मास थोड़े लिख रहा हूँ। दो बार काउंट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट था वो रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद न्यूक्लियस में आके एब्जॉर्ब हो गया। और पूरे एटम के मास में से मैं न्यूक्लियस का मास निकालना चाह रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मास मैं माइनस कर रहा हूँ। अरे यार, ये आके न्यूक्लियस में गिरा तो न्यूक्लियस का पार्ट हो गया ना, तो न्यूक्लियस के मास में इसको ऐड नहीं करूँगा? क्या बोल रहा है? एटम के मास में से
इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का मास माइनस कर रहा था ताकि न्यूक्लियस का मास मिले। अब ये भाई साहब न्यूक्लियस में ही गिर पड़ रहे हैं, तो इनका मास न्यूक्लियस के मास का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्या होगा? उसमें के कैप्चर हो रहा है कि पार्टिकल इमिट हो रहा है। के कैप्चर में क्या होता है, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, तो न्यूक्लियस का पार्ट हो गया वो, तो न्यूक्लियस के मास में उसको जोड़ूंगा नहीं ना भाई, रिएक्शन हो रही है मतलब वो हो चुकी है तभी लिख रहे हैं अपन। ये क्या बात हुई, कुछ भी? हाँ आप बोलो। मेरा तो जवाब यही है कि वो न्यूक्लियस में आके गिर गया है तो वो न्यूक्लियस के मास का हिस्सा हो गया है, तो मुझे उसके न्यूक्लियस के मास में कंसिडर करना पड़ेगा। बोलो बोलो। वाई वाले में क्यों करेंगे? हाँ क्वेश्चन फॉर्म कर लो फिर पूछो। पहले एक्स वाले एटम में हाँ के शेल में इलेक्ट्रॉन है ना? नहीं, कैप्चर हो चुका है तभी तो वाई बना, कैप्चर हो गया है तभी तो वाई बना, नहीं वाई क्यों फॉर्म होगा? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा और सोच लो, फिर और कुछ आए दिमाग में तो वो भी पूछ लो, ठीक है। मेरा जवाब यही है कि एक्स में इलेक्ट्रॉन आ चुका तो मैं उसकी न्यूक्लियस के मास में उसे कंसिडर करूंगा, इसलिए मैंने प्लस एम ही लिखा है। लिख लो। तो इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीटा पॉजिटिव डिके का। एक न्यूट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटॉन से, बीटा नेगेटिव डिके में होता है। हाँ नहीं, रिएक्शन में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन किस में फॉर्म होता है? बीटा नेगेटिव में ही होता है। हाँ तो ये बीटा नेगेटिव डिके जैसा ही फॉर्मूला भी रहेगा क्योंकि रिजल्ट भी उसी के जैसा है। तो ये आ गया मास डिफेक्ट। अब इससे क्यू वैल्यू या एनर्जी में बदल देंगे, तो रिएक्शन में इन्वॉल्व एनर्जी होगी mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर या mx माइनस एम वाई इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछो क्या दिक्कत है? इसका फॉर्मूला किसके जैसा मैच कर रहा है? बस उसी के जैसा है ये। तो बीटा माइनस डिके में ही ऐसा रिजल्ट आया था। बीटा माइनस डिके में रिएक्शन क्या थी? उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलता था और चार्ज नंबर 1 से बढ़ जाता था। एक जगह और मैंने रिएक्शंस लिखाई हैं बीटा डिके वाली, जरा वहां पे देखो। बीटा माइनस डिके की रिएक्शन क्या लिखाई है? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये तो नेगेटिव वाली है, नेगेटिव। हाँ बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव और के कैप्चर आपस में सिमिलर जैसी होती हैं। के कैप्चर में कोई पार्टिकल नहीं निकल रहा है लेकिन वो सिमिलर है, इसलिए बीटा डीके की कैटेगरी में डाल दिया है? लिखा नहीं है क्या? इधर ला। बीटा नेगेटिव और वो कहाँ गया? के कैप्चर। इसमें Z-1 हो रहा है। क्या नालायक आदमी, तूने लिखा ही नहीं है। सर वो नहीं लिखा। तो ये और फिर बीटा पॉजिटिव। ओके क्या अच्छा।
अल्फा डिके, फिर बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। अच्छा, इसके साथ यहाँ लिखा है तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, तो इसमें भी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन वाला ही गेम तो हो रहा है। अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आके कंबाइन करेगा उसके साथ तो प्रोटॉन को ही तो न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, तो दोनों रिएक्शन एक जैसी तो हैं इस मामले में कि प्रोटॉन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूट्रॉन का, इसीलिए दोनों के रिजल्ट्स भी एक जैसे। अभी बोल कोई दिक्कत, सोच ले आराम से, फिर दिक्कत बताना तो डिस्कस कर लेंगे। अगली हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। PEE, ये आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से उसको फिज़िक्स का नोबेल मिला था 1905 में। और उसने क्या किया था इसमें कि मेटल जो है जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, अगर मैं 1 मीटर क्यूब कॉपर ले लूं और एक कॉपर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो 1 मीटर क्यूब कॉपर में मोल कॉन्सेप्ट से आप निकालोगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक एटम से एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो आपको टोटल मिलेंगे 10 टू द पावर 28 टू 29, यानी बिलियंस में होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक छोटा सा कॉपर भी ले लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर इन्होंने कहा कि जैसा तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हो कि अगर हम रेडिएशंस, फोटोन टाइप के रेडिएशंस अगर हम मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, और एब्जॉर्ब करके इसने क्या पाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल आ रहे हैं एनर्जी लेके। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर एनर्जी लेके चले आ रहे हैं इंसिडेंट फोटॉन्स की, उनको उसने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा, फोटॉन्स की वजह से ये फिनोमेना हो रहा है, तो उसी की वजह से ओरिजिन उसी के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए नाम फोटो इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरा फिनोमेना है, इसी को हमें इस चैप्टर में समझना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेता है, कब निकलता है, कब नहीं निकलेगा, और इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे जो एलईडी का फंक्शन होता है वो कुछ इसी टाइप से होता है। जो आप देखते हैं कि कुछ लाइट स्ट्रीट में लगी होती हैं जो डे में ऑफ रहती हैं, नाइट होते ही अपने आप ऑन हो जाती हैं, तो इस टाइप के जो सेंसर्स का फॉर्मेशन होता है ये भी इसी फिनोमेना वाली चीज की हेल्प से होता है। जो आप टच स्क्रीन मोबाइल्स का यूज करते हैं वो भी बिना फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी टच स्क्रीन वाली जितनी भी चीजें बनी हैं, चाहे मैं इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूं ये भी वही है, ये सब के पीछे जो बैकग्राउंड में फंडामेंटल प्रिंसिपल काम कर रहा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक लाइन लिखो जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन in 1905, comma, emission of electrons from metal surface, emission of electrons from metal surface by light radiations, by light radiations is called PEE, is called PEE। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल्स, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है वर्क फंक्शन।
जिसको हम डिनोट करेंगे फाई से, वर्क फंक्शन। ये क्या होता है? तो हर एक मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। तो जब भी आप फोटॉन्स मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करोगे, इधर देखो, पहले समझ लो फिर लिखना। मेटल के सरफेस पे मान लिया आपने एक फोटॉन इंसिडेंट कराया h न्यू एनर्जी का, तो अब यह हो सकता है कि मेटल के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से थोड़ी नीचे हो, गहराई पे हो, उसको जाके ये एनर्जी मिले, और जब वो ये एनर्जी पाएगा, एक्साइट होके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो बीच में हो सकता है वो लोगों से, एटम वगैरह से टकरा भी जाए, और टकराने में भी कुछ एनर्जी क्या कर दे, लॉस कर दे। ठीक है, तो ये टकरा के बाहर निकलने में जो एनर्जी लॉस करता है, जो कि होनी ही होनी है हर एक इलेक्ट्रॉन के केस में, उसे हम बोलते हैं कि भाई ये मिनिमम एनर्जी लॉस वो करेगा। इट मींस आपके फोटॉन के पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा। इस मिनिमम एनर्जी को, जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, इस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। बात समझ में आई क्या? और ये मिनिमम एनर्जी क्यों चाहिए, बात समझ में आ गई। तो अगर इस मिनिमम से ज्यादा एनर्जी का तुम फोटोन इंसिडेंट कराते तो क्या होगा? तो भाई वर्क फंक्शन में जो खर्चा होना था हो जाएगा, बाकी बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके बाहर निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी का फोटोन आप इंसिडेंट कराओगे, पॉसिबिलिटीज होंगी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जीज क्या है, मैक्सिमम ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन फिर वही बात हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इतना नीचे वाला उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो कि टकरा के सरफेस तक आके बस निकलने में ही सारी एनर्जी चली गई हो, उसके बाद कुछ बचा ही ना हो, तो बस जस्ट इजेक्ट आउट हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। लेकिन अगर सरफेस वाले को ही सपोज ये एनर्जी टोटल मिल गई है, तो वो क्या होगा, वर्क फंक्शन के बराबर खर्चा करके बाकी एनर्जी लेके निकल पड़ेगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा डिसाइड होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से बाहर आ रहा है, उसके पास रेंज ऑफ एनर्जीज पॉसिबल हैं, मिनिमम से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच। तो वर्क फंक्शन क्या होता है लिखेंगे, वर्क फंक्शन, इसको फाई से डिनोट करते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, minimum energy required to eject an electron from a metal surface. Minimum energy required to eject an electron from a metal surface. तो इस मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से इस एक को एनर्जी मिल गई और ये बाहर निकला, क्योंकि इसको एनर्जी जो मिली वो इसके वर्क फंक्शन से मेटल के ज्यादा थी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम बना लो जल्दी से। और ये था हमारा लाइट फोटोन। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला है मेटल सरफेस से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां मैं कंडीशन की बात करूं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए यह कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, ट्रू। यानी एच न्यू, जो कि एनर्जी तुम इंसिडेंट करा रहे हो लाइट फोटोन की हेल्प से, वो हमेशा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। कहां से, मेटल सरफेस से। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, वर्किंग ऑफ अ फोटो सेल। Working of a photo cell. Working of a photo cell. ठीक है, देखो ये किस तरीके की डिवाइस होती है। एक सिलेंड्रिकल
ग्लास का कवरिंग है इस पे, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड ये है, और दूसरा एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड भी इस पे लगा होता है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, और इससे करंट मेज़र करने के लिए लगा देंगे एक एमीटर। ठीक है। फिर इस फोटो सेल को जब हम रखेंगे लाइट में, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का जैकेट है, तो इससे लाइट एंटर करेगी, तो लाइट फोटॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे पड़ेंगे, और इस इलेक्ट्रोड से फोटॉन्स वर्क फंक्शन, अगर फोटॉन्स का एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है मेटल के लिए, तो यहां से क्या इमिट होना शुरू हो जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इमिट होना शुरू हो जाएंगे, तो यहां सर्किट में हमको क्या मिलने लग जाएगी? एक करंट। और इस करंट की वैल्यू यहां पे एमीटर की रीडिंग में हमको क्या होने लगेगी? शो होने लगेगी। ठीक है। तो हम क्या पाते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ते 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 फाइनली एक स्टेडी स्टेट पे जाके करंट हमारी टिक जाती है। उसके बियॉन्ड फिर करंट बढ़ नहीं रही होती है। क्लियर है? तो इसमें लिखेंगे वर्किंग ऑफ अ फोटोसेल में, फोटोसेल इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स, फोटोसेल is a device which transforms electromagnetic radiations into, photocell is a device which transforms electromagnetic radiation into electrical energy, electromagnetic radiation into electrical energy। ठीक है। यहां पे लिख देना, ये जो था हमारा, ये था सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड, ये भी क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड। और ये जो ग्लास की कवरिंग है ना, इसके अंदर हम वैक्यूम कर देते हैं, क्योंकि अगर और भी पार्टिकल्स रहेंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जब निकल के इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा हो तो बीच में टकरा के भी कुछ एनर्जी लॉस कर दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए ये जो हम कवर बनाते हैं ना, इसको हम अंदर से क्या कर देते हैं? वैक्यूम। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट हेडिंग, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड क्या होता है? क्यों? तुम्हारा भी जिंदगी में बहुत सी जगह पे थ्रेशहोल्ड आ जाता है। थ्रेशहोल्ड क्या है? मिनिमम जिससे काम हो जाए। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन चाहिए, तो अब आपको भी पता है मिनिमम इतने होने चाहिए तो ही ये कॉलेज मिलता है या ये चीजें मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती हैं। तो वैसे ही थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हम फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं, जिसकी हेल्प से मेटल सरफेस से क्या इजेक्ट आउट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है, इसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे इसमें एक लाइन, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल, PEE will start, PEE will start only if the frequency of, PEE will start only if the frequency of incident radiation is more than, only if the frequency of incident radiation is more than a minimum fixed frequency, is more than a minimum fixed frequency for that metal। ये हर मेटल का अलग अलग होगा,
for that metal is called threshold frequency denoted by न्यू TH, ये न्यू सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, न्यू TH, सच दैट, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दो, सच दैट, यहां पे फाई क्या है इसका, मेटल सरफेस का। तो अलग अलग मेटल सरफेस का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, तो अलग अलग मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। कोई दिक्कत यहां तक? तो यानी अगर कोई मेटल सरफेस है उस पे मुझे फोटोन इंसिडेंट कराना है और चाहता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए, इमिशन स्टार्ट हो जाए, तो मेरी जो फोटोन इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू TH, तो फोटो करंट्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। और हर मेटल के लिए न्यू TH की वैल्यू मैंने क्या कहा, अलग अलग होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग मेटल्स का अपना अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऑल्सो कॉल्ड, इसी में लिखेंगे, हेडिंग थी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसी में लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। बात एक ही है, चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले चाहे कट ऑफ वेवलेंथ। तो जो एनर्जी होती है फोटोन की वो हम किस तरीके से लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अभी आपने देखा एक फॉर्मूला h न्यू, और इस न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखो, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन बोल रहा हूं, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। अब यार फ्रीक्वेंसी में मिनिमम बोल रहे थे, यहां मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, इनवर्स होती है ना एनर्जी वेवलेंथ से। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, तो फिर वर्क फंक्शन कोई मीट नहीं कर पाएगा, तो फिर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ which is capable of ejecting, it is the maximum wavelength which is capable of ejecting photoelectrons from a metal, which is capable of ejecting photoelectrons from a metal, full stop. This implies, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से hc/λ थ्रेशोल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, फाई। hc/λ थ्रेशोल्ड विल बी इक्वल टू फाई। नेक्स्ट लाइन में, टू स्टार्ट दी PEE फ्रॉम अ मेटल, the wavelength of incident radiation, to start the PEE from metal, the wavelength of incident radiation क्या होगा, लैम्डा। ये इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ, ये ज्यादा होना चाहिए लैम्डा TH से या कम, कम होना चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, जबकि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये पक्का हो गया है कि जो फोटोन इंसिडेंट कराया है उसकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर होगी किससे? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। बड़ी होगी तभी तो कुछ एनर्जी जो वर्क फंक्शन में अंदर खर्चा होनी है वो तो फिक्स है कि होनी ही है बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद जो बची रह जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके वो आगे बढ़ जाएगा। तो हेडिंग डाल दी, उसमें लिखो व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, व्हेन energy of incident photon means h nu is greater than phi bracket में, when energy of incident photon bracket में h nu is greater than phi bracket close is absorbed by a free electron, is absorbed by a free electron, comma, it is used by electron in two parts, absorbed by free electron, it is used by electron in two parts, it is used by electron in two parts. First, a part of energy is used, a part of energy is used by electron in doing work. A part of energy is used by electron in doing work in ejection from the metal surface. In doing work in ejection from the metal surface. Second point, remaining part of energy is used by electron, remaining part of energy is used by electron as kinetic energy after ejection, used by electron as kinetic energy after ejection. ठीक है, तो इसका मतलब मैंने जो फोटॉन्स से एनर्जी इंसिडेंट कराई वो दो जगह खर्चा हो रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूं दिस एनर्जी जो कि इंसिडेंट कराई, कुछ इसमें से किस में जाएगा? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में, और कुछ इसमें से किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। कोई दिक्कत? ये क्या है हमारी? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आफ्टर इजेक्शन। इसको लिख जरूर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल लिखो, हाँ जरूरी थोड़ी ना इतना ही लेके निकले। मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आफ्टर इजेक्शन फ्रॉम मेटल। मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हों जो बहुत नीचे रहे हों और बाहर जब निकलें तो कई सारे मेटल वगैरह से मेटल के एटम से कोलाइड करें और उस कोलिजन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर लें, तो फिर क्या होगा? ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमने लिखी कि अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल हो सकती है किसी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो हम आंसर क्या देंगे? एच न्यू माइनस फाइव। लेकिन मिनिमम अगर कोई पूछे तो क्या हो सकती है कि हो सकता है सारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा में बची वर्क फंक्शन के बाद वो अंदर ही टकरा वकरा के लूज कर दी है, तो सरफेस पे आते आते काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। तो यानी मैं कह सकता हूं एक सेट ऑफ रेंज है मेरे पास कि जीरो से लेके हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के बीच में मुझे कुछ भी एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है।
ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है और कितनी एनर्जी अंदर लूज कर दिया है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि सरफेस से निकलने के बाद उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बच रही है वो कितनी है। क्लियर है? वो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है। कोई दिक्कत? यानी अगर ये मेटल का सरफेस है, इस पे तुमने एक फोटोन इंसिडेंट कराया जिसकी एनर्जी hν थी, इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है वो कितनी है? hν माइनस फाई। बात समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Distribution of kinetic energy of photoelectrons. लिखेंगे, when a continuous radiation beam of frequency nu, when a continuous radiation beam of frequency nu ब्रैकेट में hν इज ग्रेटर देन फाई और फ्रीक्वेंसी न्यू ब्रैकेट में hν ग्रेटर देन फाई ब्रैकेट क्लोज, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, कॉमा, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस have kinetic energy distribution. The ejected electron from surface have kinetic energy distribution from 0 to Ke max, from 0 to Ke max. ठीक है? और ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मेटल का सरफेस है, फोटोन इंसिडेंट किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, मूव करके गया, अंदर ही टकराया, फिर इधर आया, फिर यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ टक्कर हो गई, और फाइनली जाके यहाँ सरफेस से बाहर निकला। ठीक है? तो हो सकता है टक्कर में ही सारी एनर्जी खत्म कर ले, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लेके निकलेगा? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहां से लेके कहां तक के बीच में पॉसिबल हो सकती है? तो 0 से लेके Ke मैक्स। लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। किससे ज्यादा? तो तुमने जो फोटोन इंसिडेंट कराया है उसकी एनर्जी कितनी है, ये बात से डिसाइड होगा, और जिस मेटल पे तुमने इंसिडेंट कराया उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, इस बात पे डिसाइड होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन कितनी एनर्जी लेके यहां से निकलेगा। और अगर ये वाला सीन होगा जिसमें अंदर ही टकरा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी लेस देन hν माइनस फाई। इससे हमेशा क्या होगी? कम। क्लियर है? यहां तक की बातों में कहीं कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक? कहां पे? ये हाँ, नहीं, मैक्सिमम के लिए लिखा है, कोई दिक्कत है क्या? के ही लिखना चाहिए। ये कहने से मेरा मतलब क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो hν माइनस फाई से हमेशा लेस होगी अगर अंदर कोलिजन हो रहा है। तो चाहे तुम वो लिखो चाहे वो, मीनिंग समझ रहे हो, है ना, कि इससे तो कम ही होनी है, ये गारंटी है। और ये मैक्सिमम वैल्यू ही थी hν माइनस फाई, इसलिए मैंने मैक्स करके लिख दिया। नीचे एक लाइन लिख दो, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, this distribution of kinetic energy is because electrons ejecting out
is because electron ejecting out may collide with some neighboring electrons. Electron ejecting out may collide with some neighboring electrons and lose some energy. May collide with some neighboring electrons and lose some energy. Full stop. Next heading. अब यहां पे जो इंसिडेंट रेडिएशन में मेटल सरफेस पे गिरा रहा हूं मैं, उसके कुछ पैरामीटर्स चेंज करके चेक करने जा रहा हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो पहला पैरामीटर जो चेक करने जा रहा हूं मैं, वो देखने जा रहा हूं इंटेंसिटी के साथ इसका वेरिएशन। किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आ रही है। और दूसरा फिर मैं चेक करूंगा फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पे इनका क्या वेरिएशन आता है। क्लियर है? तो पहली हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन, effect of variation in intensity of light at constant frequency, intensity of light at constant frequency। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? लाइट के लिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट, नंबर बढ़ा रहा हूं केवल। तो पहले मैं 100 फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहा था मेटल सरफेस पे, अब मैं 500 करा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो 500 करा रहा हूं, लेकिन 500 के पास जो मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है वो सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रखा हूं? कांस्टेंट। और इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करती फोटोन की एनर्जी, वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर सेम एनर्जी लेके सबके सब इंसिडेंट हो रहे होंगे, तो फिर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो भी सबके लिए क्या हो जाएगी? सेम। इसमें कोई वेरिएशन आएगा क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी चेंज करते तो एक बार फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके निकल लेता, लेकिन यहां तो आप खाली नंबर चेंज कर रहे हो। तो बस ये पॉसिबिलिटी होगी इस केस में कि इंटेंसिटी जब आप बढ़ा दोगे ना सर, तो उस केस में आपकी जो करंट है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, और चार्ज नंबर बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो लिखेंगे इसमें फॉर अ लाइट रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। फॉर अ लाइट रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एनर्जी फोटॉन की हम जानते हैं होती है h न्यू। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम यहां पे आएगी दैट इज h न्यू माइनस फाई, है ना। फिर एक लाइन लिख देंगे ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम number of electrons emitted या ejected, number of electrons ejected will increase and hence photocurrent increases, but Ke max of photoelectrons remains क्या? कांस्टेंट। कहां छूट गया? बोलो कहां छूटा? and hence photocurrent increases, but Ke max of photoelectrons remains constant,
बट के ई मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग, अब दूसरा पैरामीटर वेरी कराते हैं इंसिडेंट बीम का, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कहीं सुने थे? क्या होता था फ्लक्स? कूट देंगे पकड़ के। फीलिंग बताओ, फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े हो ना? क्या पास क्या कर रहा है? पट किसी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या कहलाती है उस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है। दैट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया or linked with an area is known as electric flux of that area। क्लियर है? किसी चार्ज Q से कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं? सही है। ये किसका नंबर होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो कि 3D में हर डायरेक्शन में निकल रही हैं, और इनमें से ही किसी सरफेस से कितनी पास करेंगी, दैट इज फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। क्लियर है मेरी बात? तो फोटोन फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, जैसे वहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन से रिलेट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे थे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी किसी सरफेस से, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे फोटोन फ्लक्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो लिखो जरा फोटोन फ्लक्स क्या होता है पहले। ये टर्म यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। मेन हेडिंग क्या थी? इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट फोटोन फ्लक्स। अब उसमें मैं फोटोन फ्लक्स लिखा रहा हूं। इन अ रेडिएशन बीम, इन अ रेडिएशन बीम it is the number of photons in a radiation beam, it is the number of photons passing through a unit normal, passing through a unit normal or cross sectional area of beam, unit normal or cross sectional area of beam per unit time। एक काम करो, तो तुम में से कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्यों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं पता? हाँ बोलो बोलो, ट्राई करो, गलती तो होगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मांग रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले फोर्स से डिफाइन किया था, फिर फील्ड से डिफाइन किया जाता है, फिर पोटेंशियल से डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल से जो फील्ड निकलती है वो स्केलर मेजर होती है, यानी केवल मैग्नीट्यूड का पता चलता है। फील्ड लाइन से भी फील्ड डिफाइन की जा सकती है। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम लोग फ्लक्स की फॉर्मूला पढ़े हो ना, ई डॉट ए, ई डॉट ए। ई क्या होता है, ध्यान से सुनना। और फ्लक्स क्या होता है अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू द एरिया। तो फील्ड कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू द एरिया पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और एरिया। तो अगर पर यूनिट एरिया से फील्ड लाइंस का नंबर जो नॉर्मली इंसिडेंट करके पास कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मैं उसे किसी सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर पता चल जाएगा। मैथ्स का यूनिटी रूल ही तो लगा रहे हैं, तो इसीलिए तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए हो जाता है, क्योंकि ई अपने आप में क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। और इसी यूनिट एरिया वाली बात को पूरे एरिया से किसी के मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल आएगा, उस पूरे एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर। अरे ठीक है, तो यही डेफिनेशन होती है लाइन के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की।
तो यहां पे अभी फोटोन फ्लक्स लिखा, ये भी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू द एरिया पर यूनिट एरिया, और यूनिट टाइम भी है इंटेंसिटी में, क्योंकि पावर तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है और इंटेंसिटी में पर यूनिट एरिया भी हो जाता है। ये तो पता ही होगा सबको, क्लियर है? लिखेंगे फिर। फोटॉन फ्लक्स तो लिख दिया ना, क्यों, पूरा कंप्लीट कर लिया था उसको, पर यूनिट टाइम तक लिख लिया था, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एच न्यू बराबर होता है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, तो अगर न्यू की वैल्यू ग्रेटर है न्यू टी एच से तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। और अगर न्यू टी एच से जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा हमारी क्या बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रिलेशन इसका काइनेटिक एनर्जी से क्या आ रहा है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं के ई मैक्स जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज एच न्यू माइनस फाई। तो अगर मैं मेटल फिक्स रखूं, यानी कोई एक सिंपल मेटल ले लिया वही फिक्स है, और जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो फोटॉन्स निकल रहे होंगे, सॉरी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि इससे पहले वाले केस में जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा था और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहा था तो केवल फोटो करंट बढ़ रही थी, नंबर बढ़ रहा था, किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिट हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ रहा था, लेकिन उनकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उनकी मैक्सिमम एनर्जी फिक्स थी। यहां पे क्या होगा, उनका नंबर फिक्स रहेगा, उनकी मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक वाली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? लिख लो एक लाइन, इन दिस केस फोटो करंट रिमेन्स सेम, इन दिस केस photo current remains same, but speed of photoelectrons increases and hence their kinetic energy increases. Speed of photoelectrons increases and hence their kinetic energy increases. क्वेश्चन लिखो। A light quanta of energy 4.9 electron volt, a light quanta of energy 4.9 electron volt eject photoelectrons from metal with work function, eject photoelectrons from metal with work function 4.5 electron volt, 4.5 electron volt, full stop. Find the maximum impulse transmitted, find the maximum impulse transmitted to the metal surface when electrons are ejected. Find the maximum impulse transmitted to the metal surface when electrons are ejected. इम्पल्स कैसे निकलता है? तो फोर्स, शॉर्ट टाइम या चेंज इन मोमेंटम, क्या नाटक है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां हम चेंज इन मोमेंटम ही निकाल लेते हैं। तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा
उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम होगा, तो वही मैक्सिमम इंपल्स इंपार्ट करेगा। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर पता चल जाए तो मोमेंटम निकालना काइनेटिक एनर्जी से हमें आता है। कैसे? फॉर्मूले में रिलेशन होता है, ये हाफ mv² है, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो mv का होल स्क्वायर अपॉन m, और वो mv हो जाएगा p² अपॉन 2m, दिस इज k। तो यहाँ से p हो जाएगा √2km। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? तो मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होगी आपको पता है, वर्क फंक्शन दिया है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दी है, निकल आएगा मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये ध्यान रखना बस कि इम्पल्स एसआई सिस्टम में निकालना है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसे किस में बदलना पड़ेगा? जूल में। तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। तुमको मैं कल से प्रदीप बुला रहा हूँ, तुम बोल नहीं सकते? तुम्हारा नाम नहीं है हैं? कम बोलते हो क्लास में ऐसा? अरे यार पर दूसरे कौन बोलने लगा? एक्चुअल वाला प्रदीप? अच्छा ठीक है ठीक है, हो जाता है इधर उधर। तो तुम दोनों आसपास ही तो बैठे रहते हो। मुझे किसी ने नाम बताया कि वो जो पीछे बैठते हैं, तो मुझे लगा तुम ही हो। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? अद्वित। अद्विक मीनिंग क्या होता है इसका? हाँ, अनोखा। अद्विक, अच्छा। वैसे तनिष्क का मतलब क्या होता है? बोले टाटा का ज्वेलरी शोरूम सर। हाँ अच्छा, मतलब टाटा तनिष्क जो है वो ज्वेलरी शॉप, इसीलिए नाम तनिष्क है उधर। उसका मतलब भी यही होता है, प्रीशियस ज्वेलरी। सही है। मेरे को लगा इसका कुछ कनिष्क से लेना देना होगा। कनिष्क था ना कोई रूलर इंडिया में, कुषाण वंश से रिलेटेड। ये साउथ का है। बाकी गोल्ड लेने के लिए तो मैं तनिष्क ही जाता हूँ, तो वैसे भी याद था। तुम ही 3-4 लोग आते हो, बाकी क्या करते रहते हैं? बोर्ड्स के लिए ओ, तो बोर्ड्स में ये सब नहीं आता है। अच्छा, अरे भाई आंसर बताओ, अगला करें। kg मीटर पर सेकंड, सही है, करेक्ट है। अगला लिखो फिर। लिथियम हैज वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम हैज वर्क फंक्शन 2.3 electron volt, full stop. It is exposed to light of wavelength 4800 angstrom. It is exposed to light of wavelength 4800 angstrom. Full stop. Find the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. Find the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons
full stop. Also find the longest wavelength, also find the longest wavelength at which electron emission starts, also find the longest wavelength at which electron emission start from lithium surface. Electron emission starts from lithium surface. तो वर्क फंक्शन था 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ दे रखी है ये, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी पॉसिबल, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। एच सी बाई लैम्डा याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि वेवलेंथ से अगर एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था मैंने, 12431 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल गिव्स यू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो लगा दो, तो 12431 अपॉन 4800 माइनस 2.3 कितना आ रहा है, पॉइंट 0.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जो जो पूछा है वो बता दो। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो कैसे निकलेगी, तो 5 विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा टी एच से रिप्लेस कर दें इसे, तो लैम्डा थ्रेशोल्ड विल बी एच सी बाई 5 रख दो। अब यहां पे फिर वही गेम, अगर एच सी 5 तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो एच सी की जगह हम लिख सकते हैं 12431 एंड डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2.3। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ रहा है 5400 एंगस्ट्रॉम। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर अ गिवन मेटल सरफेस, फॉर अ गिवन मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज, for a given metal surface threshold wavelength is 2750 angstrom, 2750 angstrom lambda th. Find the work function of this metal, find the work function of this metal and maximum kinetic energy of photoelectron, and maximum kinetic energy of photoelectron when surface is radiated, when surface is radiated by a radiation of wavelength 1800 angstrom, when surface is radiated by radiation of wavelength 1800 angstrom करेंगे। तो लैम्डा टी एच दिया है, आप जानते हो लैम्डा टी एच विल बी इक्वल टू एच सी बाई 5। तो 5 अगर चाहिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप क्या कर दो, 12431 को डिवाइड कर दो लैम्डा टी एच से, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, कितना आ रहा है वर्क फंक्शन, तो आ गया होगा 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज वर्क फंक्शन। और क्या निकालना था? फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में भी बता रखा है, हमें बताना था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इंसिडेंट फोटोन की पहले एनर्जी तो निकाल लो, तो ये रही एनर्जी। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मिलेगी 12431 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ 1800। इसको सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता चल जाएगा कितनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हुआ है। कितना आ रहा है? 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, एनर्जी पता चल गई कितने का फोटोन इंसिडेंट हुआ है, उसमें से वर्क फंक्शन में जो जाएगा वो माइनस कर लो, तो बचा हुआ किस में चला जाएगा? के मैक्स में। तो आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कितनी आ रही है? सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को। 6.9 माइनस 4.52 कितना आ रहा है? 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of monochromatic light of wavelength lambda, a beam of monochromatic light of wavelength lambda ejects photoelectrons, a beam of monochromatic light of wavelength lambda ejects photoelectrons from a cesium surface, from a cesium surface, ब्रैकेट में वर्क फंक्शन फॉर सीजियम दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू collide with hydrogen atoms in ground state. These photoelectrons are made to collide with hydrogen atom in ground state. Full stop. Find maximum value of lambda. Find maximum value of lambda which can ionize hydrogen atoms. Find maximum value of lambda which can ionize hydrogen atoms. हाइड्रोजन को आयनाइज करना है और वो भी ग्राउंड स्टेट में है। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताई थी, ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी होती है टोटल उतनी ही दे दें तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही निकल जाएगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को। तो ग्राउंड स्टेट में -13.6 होती है तो हम उतनी ही पॉजिटिव में दे देंगे, यानी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल सरफेस से निकल रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इसको आयनाइज कर सके। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि हाइड्रोजन एटम को क्या कर सके? आयनाइज। अब दिया क्या क्या है हमें? तो वर्क फंक्शन दिया है और पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा जिससे ये पॉसिबल हो। ठीक है, तो यानी इससे ये पता चल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये लेके निकले वो कितनी होनी चाहिए? 13.6। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है hν - phi। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? वही जो आयनाइजेशन के लिए चाहिए। तो hc/λ में लैम्डा, यानी इस hν को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको hc/λ लिख के एक तरफ कर लूं और ke max और phi को एक तरफ, क्योंकि इन दोनों का आइडिया मुझे है। phi दे ही रखा है सवाल में, ke max मुझे पता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए तभी आयनाइज कर पाएगा। तो ये हो जाएगा 13.6 + 1.9
और इधर आ जाएगा hc बाई लैम्डा। ठीक है, अब अगर तुम्हें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो आपको ये एनर्जीज किस में लेनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में बराबर हो जाएगा 1243 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 13.6 प्लस 1.9, ये कितना आएगा 15.5। ठीक है ना, और डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आया वेवलेंथ का, 800 एंगस्ट्रॉम। सही है, अरे समझ गए ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ PEE। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ PEE। ठीक है, इसमें हम करते क्या है देखो, एक सील्ड ग्लास की ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। और ये जो सील्ड ग्लास की ट्यूब है इसको वैक्यूम कर देते हैं, यानी अंदर कोई भी एटम वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और बैटरी भी कैसी होगी, वेरिएबल, जिसमें हम वोल्टेज को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, अपने हिसाब से बढ़ा घटा सके। तो वेरिएबल बैटरी के लिए सिंबल ये लगा देते हैं, बैटरी लेके उस पर एरो दे देते हैं। और यहां से हम देख लेंगे वोल्टमीटर लगा के कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी से हमने इसमें प्रोवाइड किया, पता तो इसी से चलेगा। और यहां पे फिर हम कनेक्ट कर देंगे एक एमीटर, जो कि ये बताएगा सर्किट में करंट अब कितनी है, तो दैट इज एमीटर। तो ये है हमारा पूरा सर्किट। अब जो लो पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा बिहेव करता है एज कैथोड, और जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो बिहेव करता है एज एनोड। ठीक, तो कैथोड से हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने इस सील्ड ग्लास के ट्यूब में ये ओपनिंग दिखाई है ना, ये जानते हो किस लिए है, यहां से मैं लाइट को एंटर कराऊंगा और वो आके इस मेटल के इलेक्ट्रोड पे हिट करेंगे और मेटल इलेक्ट्रोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होगा। क्लियर है, तो वहां से मैं लाइट फोटॉन्स को इंसिडेंट कराऊंगा और ऐसे फोटॉन्स होने चाहिए जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, हमारी ज्यादा। ठीक है, तो यहां से मैंने एक फोटॉन इंसिडेंट कराया जिसकी एनर्जी h न्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से। क्लियर है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सरफेस से इजेक्ट आउट होंगे और सामने वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो यहां से इजेक्ट होंगे और सीधे चले जाएंगे किस पे, एनोड पे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जो इजेक्ट होते हैं जिनकी एनर्जी, क्योंकि सबके पास मैक्सिमम ही तो होती नहीं है, किसी के पास 0 और उससे बीच वाली रेंज में भी रहती है, तो हमको यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सा नजर आता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां इकट्ठा क्यों हो गया है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो सामने वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाए, चले जाए। तो ये बीच में क्लाउड के फॉर्म में है ना एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी देखोगे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो एक क्लाउड ही नजर आता है हमें एटम के किनारे, तो एक इलेक्ट्रॉन का बादल सा यहां पे बीच में पड़ा रह जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अब अगर मैं सामने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाऊं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा।
तो ये इसको भी क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अपने से ये पहुंच नहीं पा रहा था। अच्छा अब एक चीज सुनो, मैं स्टार्टिंग में इसका वोल्टेज 0 रख रहा हूं, मतलब मैंने बैटरी से अभी कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया, तो उस केस में कुछ ही इलेक्ट्रॉन मैंने कहा पहुंच जाएंगे जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और कुछ जो है वो बीच में ही लटकते रह जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक यहां पे फॉर्म होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि जितने निकल रहे हैं सबके सब सामने पहुंच जाएं, तो फिर अब मैंने बैटरी का सहारा लिया और बैटरी से मैंने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया। और जब मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे हिट करना शुरू कर देंगे, पहुंचने लगेंगे, और एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब जितने क्लाउड में हैं या जितने भी सरफेस से निकल रहे हैं सब के सब सामने वाले एनोड पे पहुंचना शुरू कर देंगे। तो उस केस में मेरी एमीटर में जो करंट शो होगी वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। उसके बाद मैं वोल्टेज फर्दर बढ़ाऊंगा तो अब करंट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जितने निकल रहे थे सब पहुंच गए, अब फोटो इलेक्ट्रॉन थे ही उतने। बात समझ में आ रही है क्या? तो शुरू में जब मैंने इससे 0 वोल्ट अप्लाई किया था तो कुछ ही पहुंच रहे थे, जब मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, और फिर एक वैल्यू आई वोल्टेज की, जब इनकी वैल्यू क्या हो गई, सैचुरेटेड करंट पे पहुंच गई, और उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ा भी रहा हूं तो करंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना चुके? तो फिर इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे करंट वर्सेस पोटेंशियल का, और जिस वैल्यू पे हमारी ये करंट सैचुरेट हो रही है उसको यहां पे नाम देते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? पिंच ऑफ पोटेंशियल या पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या है ये? ग्राफ से अब मैं दिखा रहा हूं इस पूरी सिचुएशन को। तो ये है करंट, दिस इज एक्स एक्सेस, यहां पे हम दिखा रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने वोल्टेज 0 अप्लाई किया बैटरी से तो भी मुझे करंट मिल रही थी, यानी करंट यहां 0 वोल्टेज पे 0 नहीं होगी, ध्यान रखना। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि कुछ तो एनर्जी पाके निकल ही गए ना, उनके पास ज्यादा एनर्जी थी, एनोड पे चले गए, तो यहां पे हमें इनिशियली कुछ करंट मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे वोल्टेज देना शुरू किया। वोल्टेज देना शुरू किया तो करंट क्या हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर एक पॉइंट आया जहां पे उसके बाद करंट क्या हो गई, कांस्टेंट। ये पॉइंट जहां पे करंट सैचुरेट हो गई है, इसी पॉइंट को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। और मैंने आपको इंटेंसिटी वेरिएशन के बारे में बताया था। तो अगर मैं इंटेंसिटी लाइट की जो यहां पे इंसिडेंट करा रहा हूं, अगर इस इंटेंसिटी को मैं I1 रखूं, ठीक है। अब यार दोनों I हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल I कर लेते हैं, उसको कैपिटल I। तो इंटेंसिटी I1 की लाइट जब मैंने इंसिडेंट कराई है कैथोड पे, तो उस केस में मेरी स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज पे करंट कितनी है, स्मॉल I1, और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया तो इस केस में पिंच ऑफ वोल्टेज पहुंच गया, और सारी के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे सब पहुंचने लगे सामने वाली प्लेट पे, तो करंट हमारी क्या हो गई, सैचुरेट। अब तुम अगर बताओ, मैं अगर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा दूं, यानी I1 से बढ़ा के कितनी कर दूं, I2, और I2 बढ़ा है किससे, I1 से, अब क्या होगा? तो यार ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर इमिट कराओगे तो अब संख्या बढ़ेगी, तो उनमें पॉसिबिलिटीज है कुछ के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगेंगे सामने वाली प्लेट पे बिना वोल्टेज अप्लाई किए, तो हमारी स्टार्टिंग की करंट भी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा। अरे ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे हम, वैसे वैसे क्या होगा, यहां पे भी इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, और फिर एक वैल्यू आएगी वोल्टेज की जब सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लग जाएंगे सामने वाली प्लेट पे, वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सैचुरेशन। दिस इज फॉर I2। तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर इंटेंसिटी 2। क्लियर? डायग्राम बना लो। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो।
क्या बोलो बोलो। सर आपकी इंटेंसिटी बढ़ाई वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही बात है। उसकी वजह से कोई डाउट आया हो वो पूछो ना। नहीं मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो फिर वो नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाई भाई। बेंच मार्क कम होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है, इंटेंसिटी। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेडिंग डाल के छोड़ देना, मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एनोड। फिर इसमें एक कट ऑफ वोल्टेज का जिक्र होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं एनोड पे पहुंच रहा है, मैं एनोड पे कितना नेगेटिव अप्लाई कर दूं कि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को मैं पहुंचने से रोक दूं, यानी मेरे सर्किट में करंट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। ये सब हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास में।